आज हम लोग हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखा गया निबंध जिसका शीर्षक है सदाचार का तावीज, जो कि एक व्यंग है और आपकी पाठ्यपुस्तक कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक वितान के पाठ 5 के अंतर्गत इसका एकांकी रूप बहुत ही रोचक तरीके से रखा गया है। अब पहले प्रश्न उठता है कि व्यंग होता क्या है। तो व्यंग से तात्पर्य होता है कि जब हम किसी राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक विसंगतियों से कभी कभी व्यक्तिगत समस्याएं भी आती हैं, उनसे हमें दो चार होना पड़ता है, लेकिन हम बदले में या उसके प्रतिकार में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो साहित्यकार ने उसके लिए भी एक उपाय ढूंढ लिया। वह उपाय क्या था? व्यंग। व्यंग का अर्थ होता है कि जिसके को लक्ष्य करके हम कोई बात कहते हैं तो पढ़ने वाले को अर्थात पाठक को तो उसमें रसास्वाद मिलता है, ठीक है, उसको आनंद मिलता है, हास्य उत्पन्न होता है। लेकिन जिसको लक्ष्य लेकर यह बात कही जाती है या कोई बात लिखी जाती है तो वह व्यक्ति तिलमिला उठता है। मतलब किसी बात को या किसी समस्या को घुमा फिराकर हास्य के माध्यम से कहने की एक प्रक्रिया है, एक सरल प्रक्रिया है व्यंग। लेकिन व्यंगकार बनना सबके लिए आसान नहीं है, ठीक है। इसके लिए व्यक्ति के अंदर जो आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में प्रेजेंस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वितान जो कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है उसके अंतर्गत पाठ 5 जिसका शीर्षक है सदाचार का तावीज के प्रश्न के उत्तर को आज हम लोग लिखेंगे, इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और नोट्स बनाने के लिए यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं सारांश। सारांश का अर्थ क्या होता है? सारांश मतलब पूरे पाठ का जो मूल भाव होता है, लेखक के द्वारा जो बताने का प्रयास किया जाता है, जो संदेश देने का प्रयास किया जाता है, वो कम से कम शब्दों में हमें लिखना होता है। सारांश सारांश को हम भावार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है, सार भी कह सकते हैं। बहुत से इसके पर्यायवाची शब्द हमें मिल जाएंगे, लेकिन इतना समझिए, अगर हम अंग्रेजी भाषा में बात करें तो समरी जिसे हम लोग कहते हैं, तो सारांश समरी के ही समतुल्य है। सदाचार का तावीज हरिशंकर परसाई जी की एक व्यंग रचना है, जो कि मूल रूप में एक निबंध है। यहाँ आपकी पाठ्यपुस्तक वितान में इसे एक एकांकी के रूप में रोचक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जिसमें हरिशंकर परसाई जी ने वर्तमान शासन प्रणाली या उन सभी सरकारी तंत्रों की बात की है जहाँ पर भ्रष्टाचार ने अपने पांव मजबूती से जमा रखे हैं, जिसके कारण आम नागरिकों को आए दिन समस्याएं उठानी पड़ती हैं। लेखक के अनुसार केवल भाषणों, उपदेशों, सदाचार समितियों, निगरानी आयोगों के असर से कर्मचारी सदाचारी नहीं बन सकते। यदि यह संभव होता तो भ्रष्टाचार का अस्तित्व कब का समाप्त हो चुका होता। देखिए, व्यंग तब निकलकर बाहर आता है जब हम किसी भी शासन, प्रशासन या राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत रूप से किसी परिपाटी, किसी परंपरा के साथ हम तालमेल नहीं बैठा पाते। तालमेल बैठाने का क्या अर्थ होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी चलती आ रही हैं सदियों से
जो कि समय के अनुसार या समय के साथ उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, परिवर्तन नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर कुछ कमियां आ जाती हैं। ठीक है, मतलब सकारात्मक परिवर्तन ना आकर नकारात्मक परिवर्तन आ जाता है। और जो लेखक होते हैं, जो साहित्यकार होते हैं, या कोई व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति जो होता है, एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। लेकिन जहाँ पे साहित्यकार जो होते हैं या जो व्यंग्यकार होते हैं, वहाँ एक छोटा सा प्रयास करते हैं व्यंग के माध्यम से। व्यंग में हास्य होता है, मैंने पहले ही बताया, लेकिन हास्य के पीछे एक संदेश होता है एक। ठीक है, वो संदेश क्या होता है? वही संदेश उस व्यंग का उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है कि पाठक जो है उस व्यंग्य, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, समाचार पत्रों में, अब तो नहीं आता है लेकिन पहले आता था, एक कॉलम छोटा सा एक जगह रहती थी, वहाँ पे कार्टून बना रहता था। उस कार्टून के माध्यम से भी व्यंग किया जाता था सरकार की किसी योजना के विरोध में, या कोई ऐसी गतिविधि हमारे समाज में चल रही है जो कि बहुत असंगत है, तो वो भी व्यंग करने का एक माध्यम था कार्टून के द्वारा। ठीक है, और ये जो निबंध है हरिशंकर परसाई जी का, आप हरिशंकर परसाई जी के जीवन के बारे में पढ़ेंगे या उनके कृतित्व के बारे में पढ़ेंगे, तो उन्होंने बहुत सिद्धहस्त थे व्यंग लेखन में। आइए हम आगे देखते हैं। पाठबोध। पाठबोध के अंतर्गत पहले आता है मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, राजा ने दरबारियों से क्या पूछा? इसका उत्तर है, राजा ने दरबारियों से पूछा कि क्या आपने भ्रष्टाचार को देखा है? फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजा ने दरबारियों को क्या काम सौंपा? तो राजा ने दरबारियों को भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम सौंपा। प्रश्न 3, भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम किसको सौंपा गया? इसका उत्तर है, भ्रष्टाचार को ढूंढने का काम विशेषज्ञों को सौंपा गया। अगला प्रश्न है, महाराज का स्वास्थ्य क्यों बिगड़ता जा रहा था? इसका उत्तर क्या होगा? राज्य में फैले भ्रष्टाचार की सूचना पाकर राजा चिंतित हो उठा, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 5, तावीज बना होने पर भी 31 तारीख को कर्मचारी ने घूस लेना क्यों स्वीकार कर लिया? यहाँ पे थोड़ा संशोधन कर लेंगे, ताबीज़ बंधा होना चाहिए था। ताबीज़ बंधा होने पर भी 31 तारीख को कर्मचारी ने घूस लेना इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उस तारीख तक उसे प्राप्त मासिक वेतन समाप्त हो गया था। आइए आगे देखते हैं। आगे है लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न में पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार को ढूंढकर लाने के आदेश पर एक दरबारी ने क्या कहा? तो इसका उत्तर होगा, भ्रष्टाचार को ढूंढ कर लाने के आदेश पर एक दरबारी ने कहा कि वह बहुत बारीक होता है, हमें भ्रष्टाचार दिखाई भी दे दे तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखाई देगी। आपकी मतलब महाराज की, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही छवि बसी हुई है। आप लोगों ने इस पाठ में, इस एकांकी में देखा होगा कि दरबारी जो लोग थे वो दरबारी कितने चाटुकार थे। चाटुकार मतलब क्या थे? मक्खनबाजी करते थे। किसकी? महाराज की। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा लाभ की चिंता रहती थी। उन्हें डर रहता था कि अगर हमने कुछ ऐसा बोल दिया या फिर आलोचना कर दी
अपने राजा की, महाराजा की या उसके किसी शासन प्रणाली की, तो कहीं हमें दंडित न किया जाए। कुछ दंड का भी डर होता था। ठीक है, इस वजह से भी लोग विरोध नहीं किया करते थे उस दौर में। तो यह एक कहानी है काल्पनिक। ठीक है, महाराजाओं, राजा महाराजा या दरबारियों का जो भी इस एकांकी में या इस निबंध में वर्णन किया गया है, के विषय में बताया गया है, तो सारी चीज़ें क्या हैं, काल्पनिक हैं, लेकिन हमारी वर्तमान की व्यवस्था पर चोट भी कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पे जब दरबारी कहते हैं कि हमारी आंखों में तो आपकी ही छवि बसी हुई है, और जब भी हम भ्रष्टाचार देखते हैं तो हमें आप दिखाई देते हैं। मतलब भ्रष्टाचार का प्रतिरूप कौन था, राजा स्वयं। यही ना हुआ इसकी बात। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 2, राजा को क्या चीज़ दिखाई नहीं देती थी? राजा को भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता था। क्यों नहीं दिखाई देता था? क्योंकि स्वयं भी वह भ्रष्टाचार में लिप्त रहता था। ठीक है, अब आगे देखिए। प्रश्न 3, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार की क्या क्या विशेषताएं बताई? तो इसका उत्तर होगा कि विशेषज्ञों के अनुसार भ्रष्टाचार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, भ्रष्टाचार स्थूल नहीं सूक्ष्म है। भ्रष्टाचार अगोचर है पर वह सर्वत्र व्याप्त है। भ्रष्टाचार को देखा नहीं जा सकता, उसे अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न 4, मंत्री ने भ्रष्टाचार मिटाने का क्या उपाय सुझाया? इसका उत्तर होगा, मंत्री ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए यह उपाय सुझाया कि यदि हम एक महान साधक, जिनके पास मंत्रों से सिद्ध एक सदाचार का ताबीज है, को यहाँ लेकर आए, तो उस ताबीज के प्रभाव से राज्य के सभी निवासी सदाचारी हो जाएंगे। ये मंत्री जी का सुझाव था भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए। प्रश्न 5, साधु ने राजा को कौन सी वस्तु दी? तो साधु ने राजा को अपने झोले से एक ताबीज निकाल कर दी, सबको पता है ये। अब आते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न की तरफ। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में प्रथम प्रश्न है कि विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने के क्या क्या उपाय बताए? इसका उत्तर होगा, विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए बताया कि हमें व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करना होगा। ठेकों को मिटाना होगा। ठेका मिट जाए तो अधिकारियों की घूस लेने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए, विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया था, लेकिन हम आगे जब इस एकांकी को पढ़ेंगे तो जो साधु तावीज़ लेकर आया था, उसको भी क्या उपाय निकाला गया कि इनको क्या बना दिया जाए, ठेका दे दिया जाए। किसको? साधु को। मतलब जो कमी थी वो घूम फिर के उन्हीं इस सारा घटनाक्रम भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए है। ठीक है, लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ों को ये लोग क्या कर पा रहे हैं? पोषित कर रहे हैं, दूर नहीं कर पा रहे हैं, फिर से उसी जड़ों की ओर लौट जा रहे हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार की जो जड़ है, विशेषज्ञों ने सलाह दिया था कि उस जड़ को ही काट दिया जाए। क्या था जड़? ठेका। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि साधु जो महात्मा आए थे, साधु जो सदाचार की ताबीज़ दे रहे थे, वो क्या करते, उनको खुद ही ठेका देने की बात हो रही थी। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। प्रश्न 2, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के विषय में क्या कहा? इसका उत्तर होगा, साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार के विषय में बताया कि भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। विधाता के अनुसार ही किसी में ईमान या बेईमानी का कल फिट होता है। इसी कल में से ईमान एवं बेईमानी के स्वर निकलते हैं, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं।
आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा आप लोग संशोधन कर लीजिएगा कि साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार, ठीक है, यहाँ में मैंने लिख दिया है, वहाँ पे और होना चाहिए था। साधु ने सदाचार और भ्रष्टाचार। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3, महाराज को झंझट का क्या समाधान सुझाया गया? देखिए मैंने भी बात की थी ना, वही इसका आंसर है कि महाराज को झंझट का समाधान के रूप में यह सुझाव दिया गया कि साधु को ताबीज़ बनाने का ठेका दे दिया जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न 4, राजा ने ताबीज़ की सत्यता वैधता की जांच कैसे की, उसके क्या परिणाम निकले? तो इसका उत्तर होगा, राजा ने ताबीज़ की सत्यता वैधता की जांच के लिए अपनी पहचान छुपाते हुए 2 अलग अलग दिन एक ही कर्मचारी के पास घूस लेने का प्रस्ताव रखा। प्रथम दिन का परिणाम सकारात्मक रहा। सकारात्मक मतलब क्या हुआ कि जो कर्मचारी था उसने मना कर दिया घूस लेने से, तो राजा उस दिन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर लेकिन दूसरे दिन का परिणाम 31 तारीख होने के कारण नकारात्मक रहा। क्यों नकारात्मक रहा? क्योंकि कर्मचारी उस दिन घूस लेने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। प्रश्न 5, आशय स्पष्ट कीजिए। आशय का अर्थ क्या होता है? भाव स्पष्ट करना। कुछ पंक्तियाँ दी जाती हैं, उन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उन पंक्तियों के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो आप सीधे सीधे समझ जाएंगे, लेकिन उसका अर्थ होगा वो भावार्थ हमें बताना होता है। उसका भाव क्या है, शब्दों के पीछे कौन से भाव छुपे हुए हैं, उसी के विषय में बताना ही आशय स्पष्ट करना होता है। परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो क है, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, ख में क्या पूछा है? ताबीज में से स्वर निकल रहे थे। अरे आज 31 है, आज तो ले ले। आइए इसका आशय हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो क का आशय होगा कि यह कथन भ्रष्टाचार के विषय में है। लेखक बताना चाहता है कि भ्रष्टाचार का कोई रूप, रंग या आकार नहीं है, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है कि उसे देखा भी नहीं जा सकता। वह तो आत्मा की पुकार है, उसे मात्र अनुभव ही किया जा सकता है। ठीक है, अब दूसरी लाइन है, उसका आशय स्पष्ट करते हैं। ख, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। उक्त स्वर ताबीज में से निकल रहे थे, जिसकी वजह यह थी कि उस दिन 31 तारीख थी और सरकारी कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन समाप्ति की ओर था। इस अभाव के क्षण में व्यक्ति की ज़रूरतें उसे घूस लेने की ओर प्रेरित करती हैं। ठीक है, व्यक्त हो गया, व्यक्ति होना चाहिए, तब छोटी की मात्रा कर लीजिएगा। प्रश्न 6, पाठ में छिपे व्यंग को स्पष्ट कीजिए। लेखक ने पाठ में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समस्त सरकारी तंत्र में फैले हुए भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा भ्रष्टाचार के विषय में सबसे पहला प्रमाण राजा के सिंहासन की रंगाई में हुई गड़बड़ घोटाले की ओर संकेत किया गया। ताबीज को लेकर भी जो ठेका साधु को दिया गया, वह भी भ्रष्टाचार का ही एक रूप था।